हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडो पाठशाला। आप सबका इंडो पाठशाला पर स्वागत है। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। मेरा नाम है अनिल गुप्ता। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है थाइमस ग्लैंड। ये फेफड़ों के बीच रहती है। ठीक है, इससे एक हार्मोन्स सक्रीज होता है जिसे थाइमोसिन कहते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड के डिसअपेरेंस होने से मनुष्य में बुढ़ापा दिखाई देता है। ओके, बात करते हैं हम ऑप्शन ए की, पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो ये मानव मस्तिष्क से संबंधित है और इसका जो साइज है मटर के दाने के बराबर होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात कर लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस भी मानव मस्तिष्क से संबंधित है। भूख लगना या बाहरी गतिविधि जो भी होती है, सर दर्द होना, इस तरह के जो संकेत हमारा ब्रेन देता है, ये हाइपोथैलेमस का ही कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शिव कुमार शर्माज नेम इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? शिव कुमार शर्मा जो संतूर वादक हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, 1986 में संगीत अकादमी अवार्ड इन्हें मिला था। पद्मश्री 1991 में मिला है। ठीक है, पद्म भूषण की बात करते हैं तो 2001 में मिला है। संतूर 100 तारों का की एक वीणा होती है, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं। ठीक है, संतूर को 100 तारों की वीणा भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम संतूर प्लेयर की बात करते हैं तो भजन सोपोरी ये भी संतूर वादक हैं और फेमस हैं। इमेज आप ये देख पा रहे होंगे, ये इनकी इमेज है शिव कुमार शर्मा जी की। हर साल खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला शीर्षक कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल प्लेयर प्लेड एवरी ईयर? देखिए, हर साल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, उसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पहला शीर्षक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चारों ग्रैंड स्लैम, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये चारों नाम आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में खेला जाता है और हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो मई और जून के मंथ में ये खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कई बार क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं कि फ्रेंच ओपन किस मैदान पर खेला जाता है, तो आप कहेंगे क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है। विंबलडन की बात करते हैं तो जून और जुलाई के मंथ में ये खेला जाता है और ग्रास कोर्ट पर ये खेला जाएगा। ठीक है, यूएस ओपन की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त और सितंबर के मंथ में ये खेला जाता है और मैदान की बात करेंगे तो हार्ड कोर्ट पर ये प्ले होता है। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता होती है ये 2 हफ्ते तक खेली जाती है, याद रखना। और 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो 2023 में महिलाओं का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है अरियाना सबलिंका ने जीता है, बेलारूस की प्लेयर हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष की बात करते हैं तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। ठीक है, सर्बियन प्लेयर है, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। ठीक है, याद रखना। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनल मेसी ने ये अवार्ड जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल मिली है और ये इनका आखिरी विश्व कप था। गोल्डन बॉल क्यों मिली है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, और बात करते हैं हम लूका मॉड्रिच इसकी, एम्बापे की, तो इन्हें गोल्डन बूट मिला है, फ्रांस के प्लेयर थे, याद रखेंगे। बात करते हैं हम लियोनल मेसी की, तो इन्हें 7 बार बैलन डी और अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, एम्बापे जो ये प्लेयर हैं ये इनका पहला विश्व कप था और पहले ही विश्व कप में इन्हें गोल्डन बूट मिला है, बहुत बड़े अचीवमेंट है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी डैम इज बुल्ट ऑन विच रिवर? देखिए, टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड जिले में है, उत्तराखंड स्टेट में है और टिहरी जिले में है। ठीक है, याद रखेंगे। इसे स्वामी राम तीर्थ बांध भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो गया
हिमालय की दो प्रमुख इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, कौन कौन सी? एक है भागीरथी और दूसरी है भिलांगना रिवर, ठीक है। दोनों गंगा की सहायक नदी है। टिहरी जो डैम है इसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर है, याद रखेंगे। गिरी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, जो गिरी नदी है किसकी सहायक नदी है? देखिए गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है, याद रखना। यमुना के उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये यमुनोत्री से उद्गम होती है उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जिला कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 1376 किलोमीटर। उसके बाद फिर ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसकी अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो टॉन्स नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, चंबल नदी, केन और बेतवा नदी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखना। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसके मुख्य शहर कौन से हैं जो इसके सहारे बसे हुए हैं? तो आप कहेंगे दिल्ली और आगरा इसके मेन शहर हैं जो यमुना नदी के सहारे बसे हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वीनस। वीनस एक ऐसा उपग्रह है जिसका ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा एक मरकरी है, यानी हिंदी में मैं कहूँ तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम होता है पूरे यूनिवर्स में कितने उपग्रह हैं? तो आप कहेंगे 205 उपग्रह हैं यानी सैटेलाइट हैं और 8 प्लानेट हैं, ठीक है। सैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो 82 इसके उपग्रह हैं। जुपिटर के पास 79 उपग्रह हैं। यूरेनस के पास 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून के पास 14 उपग्रह हैं, ठीक है। मार्स के पास 2 है और अर्थ के पास 1 है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आता है फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह के नाम है? तो मंगल ग्रह है इसका, ये उपग्रह हैं दोनों, फोबोस और डीमोस, ठीक है। शनि जो सैटर्न है इसके उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन, याद रखेंगे। और रिया, ये दो इसके उपग्रह हैं। टोटल 82 है, लेकिन 2 ये उपग्रह हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखना। ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? आप कहेंगे जुपिटर का, ठीक है। यूरोपा किसका उपग्रह है? जुपिटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता? हु हैज़ वॉन द प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 टाइटल? देखिए प्रो कबड्डी जो हुआ था सीजन 8, इसका खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। किसको हराया था? पटना पायरेट्स को इन्होंने हराया था 36-37 से, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा नहीं था। डिफेंडर ऑफ द सीजन की मैं बात करता हूँ तो मोहम्मद रेजा हैं, पटना पायरेट्स के प्लेयर थे ये, इन्हें मिला है। राइडर ऑफ द सीजन कौन थे? पवन सहरावत थे, ठीक है। 24 मैच में 304 रेड पॉइंट थे इनके। बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की तो मोहित गोयत जी हैं, ठीक है। इवेंट कहाँ पे हुए थे? सारे बेंगलुरु में हुए थे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? देखिए भीमबेटका की जो गुफा है ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे कब शामिल किया गया था? 2003 में, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टोटल कितने हैं इंडिया में? 40 साइट हैं ऐसी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। स्थापना कब हुई थी इसकी? नवंबर 1945 में, ठीक है। भारत इसका मेंबर कब बनता है? 1946 में, ठीक है। 1983 में आगरा का जो किला है और ताजमहल है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अजंता की गुफा को भी 1983 में ही शामिल किया गया और एलोरा की गुफाओं को भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? ठीक है, तो देखिए भारत में जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे ये 1946 में हुए थे, ठीक है, याद रखना आप। इसके राइटर कौन है यानी संविधान के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा संविधान लिखा गया था, ठीक है। डेकोरेशन किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। डेकोरेशन बोले तो जो फूल पत्तियां वगैरह लगाई थी वो नंदलाल बोस जी ने लगाई थी, ठीक है। संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है?
आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, याद रखेंगे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप कहेंगे 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य के नाम बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मिश्रा, उनकी जगह पे फिर एन माधवराव आ गए थे। डी पी खेतान है, उनकी मृत्यु के बाद टी टी कृष्णाचारी थे। ठीक है, याद रखेंगे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डी पी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के 7वें सदस्य कौन जुड़े? तो आप कहेंगे टी टी कृष्णाचारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है, भारत में हरित क्रांति का नाम क्या है? भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सीड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन रेवोल्यूशन। ओके, ये इसका नाम है। भारत में 2 नाम होते हैं, एक भारत में इसे हरित क्रांति तो कहा ही जाता है और दूसरा नाम क्या है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अमेरिकी थे ये। 1970 में नोबेल भी मिला है शांति का, याद रखना। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1950 से 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की मैं बात करता हूँ तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत में जब हरित क्रांति शुरू हुई थी किसके समय में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे विलियम एस गौर जी थे। ओके, याद रखना। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, गोल क्रांति किससे संबंधित है और नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है और नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। द मेजर कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया आर। देखिए, भारत की जो वाणिज्यिक फसलें हैं, वाणिज्य फसलें उन्हें कहा जाता है, या आप कह सकते हैं नकदी फसलें कहा जाता है किन्हें? जिन्हें किसान स्टॉक करके नहीं रख सकता और खेत से खेत में ही उसे बेच देता है या खेत से बाजार के लिए बेच देता है, उसे नकदी फसल कहा जाता है। ठीक है, किस तरह की फसलें हैं वे? देखिए, इस तरह की फसलें हैं, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, पोटैटो एंड मेज़। ठीक है, ये नकदी फसलें हैं। या बात करें हम अगर चाय की खेती की, तो चाय में कुछ अग्रणी स्टेट हैं, जैसे आसाम, महाराष्ट्र में चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम है और उड़ीसा। और कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सबसे आगे है। ओके, महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो व्हेन डिड महमूद गजनवी अटैक इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1001 AD में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया है। क्वेश्चन फ्रेम होता है महमूद गजनवी कौन थे? तो आप कहेंगे तुर्किश थे वो। ठीक है, ऑप्शन में लिखा रहता है तुर्की थे, अरबी थे या यूनानी थे, तो आप कहेंगे तुर्की थे वो। ठीक है, और पहला तुर्की कौन था जिसने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था? तो सुबुक्तगीन आप कहेंगे। ठीक है, सुबुक्तगीन थे जिन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहा था। क्वेश्चन फ्रेम होता है पहली बार ऐसा वो कौन सा अरबी था जिसने भारत पर पहली बार हमला किया और सफल रहा? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, 16वां आक्रमण जो था इनका सबसे फेमस आक्रमण था, क्योंकि इन्होंने सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उस पर हमला किया था। ठीक है, क्वेश्चन कई बार फ्रेम हुए हैं। 16वां आक्रमण महमूद गजनवी ने कहाँ किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। ठीक है, 17 बार आक्रमण टोटल किए हैं, इस बात की पुष्टि कौन से इतिहासकार करते हैं? हेनरी एलियट, याद रखेंगे नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया? हाउ मैनी टाइम्स डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया? देखिए, वास्को डिगामा भारत 3 बार आया था। ठीक है, पूरी लाइफ में,
और तीसरी बार में भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। फर्स्ट टाइम ये कब आया था? 1498 में आया था, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के रास्ते से। ठीक है, कहाँ आया था? कालीकट यानी केरल में आया था। ठीक है, उस समय केरल में हिंदू शासक कौन थे? जमोरिन थे। ठीक है, सेकंड टाइम कब आया? 1502 ईस्वी में। और तीसरी बार 1524 ईस्वी में ये भारत आया था पुर्तगालियों का वायसराय बनकर, और 1524 में ही कोची यानी केरल में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था, तो 3 बार आया था। ओके, अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? टोटल इसमें 1 चेयरमैन और 10 सदस्य होते हैं। वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी जी हैं। कब तक रहेंगे? मई 2023 तक ये रहेंगे। ठीक है, सदस्यों के कार्यकाल की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का इनका होता है, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, अनुच्छेद की अगर मैं बात करता हूँ तो 315 से 323 तक अनुच्छेद में इसका जिक्र है। किसका? यूपीएससी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य तेहरा ताली से भारत का कौन सा स्टेट संबंधित है? विच इंडियन स्टेट इज एसोसिएटेड विद द फोक डांस तेहरा ताली? तो राजस्थान तेहरा ताली से संबंधित है। ये एक फोक डांस है राजस्थान का। राजस्थान में एक फोक डांस और है जो फेमस है, पनिहारी। याद रखना, ये कमर ट्राइब्स के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। कुछ महिलाएं हैं जो धरती पर बैठ जाती हैं और 13 बार क्लैपिंग करती हैं, इसीलिए इसे तेहरा ताली कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ। रामगंगा नदी इसके पास से बहती है। याद रखना, कॉर्बेट पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। कब बना था? 1936 में। इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, हेमिस बोल रहा हूँ मैं, हैली नेशनल पार्क था। अच्छा, हेमिस भूल ही दिया। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन आइसलैंड। ठीक है, ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव अभी वर्तमान में शायद एंटोनियो गुटेरस हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पुर्तगाली हैं ये। ठीक है, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे? ट्रेगवेली थे। 1 फरवरी 1946 को इन्होंने अपना पदभार संभाला था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, विशु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? विशु इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखिए, विशु जो है ये केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, या आप कह सकते हैं केरल राज्य का न्यू ईयर है ये। ठीक है, 14 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, बात करते हैं हम पंजाब की तो 13 अप्रैल को बैसाखी जो मनाते हैं ये इनका न्यू ईयर होता है। ठीक है, पंजाब से एक क्वेश्चन ऑफ याद रखना आप, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे, और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, ये याद रखना। त्यौहार से एक क्वेश्चन और, कुछ क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। जैसे आसाम, ये यहाँ पे बिहू महोत्सव होता है, अम्बुबाची महोत्सव है, देहिंग पटकाई है, चाय महोत्सव है, माजुली महोत्सव है। ये सारे महोत्सव असम राज्य से संबंधित हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हल्की और अज्वलनशील होने के कारण इस गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने में किया जाता है। यानी बीइंग लाइट एंड नॉन फ्लेमेबल दिस गैस इज यूज्ड टू इन्फ्लेट बलून्स। हीलियम गैस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हल्की और अज्वलनशील होने के कारण इससे गुब्बारे उड़ाने में यूज़ किया जाता है। और भी इसके यूजेस हैं। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है? HE इसका सिंबल है। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 2 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी स्टडी को जो है इसकी खोज किसने की थी? खगोल वैज्ञानिक पियरे जेनसेन और नॉर्मन लोकेर ने की थी। अगर मैं इसके उपयोग की बात करता हूँ तो सुपर कंडक्टिविटी
का अध्ययन करने के लिए किया जाता है और सुपर कंडक्टिव मैग्नेट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत हल्की गैस होती है ये। मौत के कुएं की दीवारों पर बाइक चलाना किस सिद्धांत का कार्य है? यानी ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज राइड अ बाइक ऑन द वॉल्स ऑफ द वेल इन द वेल ऑफ डेथ वर्क? देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार क्षेत्र में गति करती है तो उसके केंद्र में एक बल कार्य करता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर यानी एफ बोले तो फोर्स, एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। एम बोले तो द्रव्यमान यानी मास होता है, वी वेलोसिटी, आर रेडियस होता है। ठीक है, और इसके यूनिट की हम बात करते हैं तो न्यूटन इसका मात्रक होता है। ठीक है, भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला हैं। हु इज़ द फर्स्ट वीमन टू विन सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग फॉर इंडिया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में भारत के लिए रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडलिस्ट हैं ये, और टोक्यो ओलंपिक 2022 में। ठीक है, चर्चा में ज़्यादातर कब आई थी ये? जब 2018 कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और तब इन्हें 2018 में ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, इनके कोच की अगर हम बात करते हैं तो कुंजरानी देवी इनके कोच का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ, वह कौन थे? हु वॉज अभिजीत सेन हु पास्ड रिसेंटली? देखिए अभिजीत सेन जो थे ये इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर मेंबर प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे ये। ठीक है, तो इनका निधन हुआ हाल ही में। ये एक्सपर्ट थे रूरल इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है, और कब थे ये अध्यक्ष? ये 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय। ठीक है, इमेज आप इनकी देख पा रहे होंगे, ये इनकी इमेज है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने कब काम करना शुरू किया? आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसने काम करना कब शुरू किया था ऑफिशियली? 1 मार्च 1947 से काम करना शुरू किया था। ठीक है, फॉर्मेशन के बाद इनके एग्रीमेंट आर्टिकल पर 29 कंट्रीज़ ने सिग्नेचर किए थे एक साथ। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एलसीडी? एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एलईडी की बात करते हैं तो एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, याद रखना। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पूरा हुआ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ अनदर नेम, यानी भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके बताना। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।